हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। कल का दिन पूरी तरह से योगी जी के नाम एक बार फिर से हो गया। योगी जी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से कल उन्होंने अखिलेश की बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बखिया उधेड़ के रख दी, वो एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जिस पर मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी चलना चाहिए। ये राहुल गांधी को जो ये लगातार इग्नोर करने वाली जो ये पॉलिसी है, अब वो राहुल गांधी के फेवर में जाती दिख रही है। लेकिन योगी जी की तरह से कोई धुनाई करता भी तो नहीं है। अब आज कल देखिए क्या हुआ कि योगी जी और अखिलेश जी में किस बात पर वार्ता आरंभ हुई। वार्ता आरंभ हुई वो बुलडोजर को लेके, और बुलडोजर को लेके सबसे पहले जब योगी जी ने कहा कि भाई बुलडोजर जो है वो जो भी हमने जो बुलडोजर पे जिस प्रकार से जो भी काम किया वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया, और उसको सुप्रीम कोर्ट की भी वाहवाही मिली। आपको मैं बता चुका हूँ कि मीडिया में बिल्कुल ये गलत बात चल रही थी कि साहब की बुलडोजर जस्टिस को जो है यूपी में भी नकार दिया गया। नहीं, यूपी का जो एफिडेविट था, यूपी सरकार के एफिडेविट की प्रशंसा की थी सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ। उसके बाद जो भाई वाग बाण चले, हमारे टीपू जी जो है वो उछल पड़े बीच में। वो बोले कि भाई ये जब सपा की सरकार आएगी 2027 में हम ही जीतेंगे, बोले कि साहब, और जब सपा की सरकार आएगी तो ये बुलडोजर गोरखपुर की ओर चलेंगे। बुलडोजर में तो बुलडोजर गोरखपुर की ओर चलेंगे। तो भाई सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने चले। योगी जी की भाषा है तुरंत हाजिर जवाबी। और फिर कहे भैया बुलडोजर जैसी क्षमता जिसके अंदर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे? साथ में फिर से वही दोहरा दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब फिर से अखिलेश बोल पड़े कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। जाने जनता किसके हाथ में स्टीयरिंग सौंप दे। उसके बारे में तो फिर योगी जी ने जो खाड़ पछाड़ की है उनकी, भाई तो बेचारे जो हैं अब अपने घाव ही सहला रहे हैं। बोल दिए कि आदमखोर भेड़िए की तरह चाचा भतीजे ने उत्पात मचाया था 2017 से पहले। दोनों में कंपटीशन रहता था कि कौन कितनी लूट मार करेगा। महाभारत के सारे किरदार भी तब नजर आए। अब योगी जी के वाक बाणों के सामने अब अखिलेश जी के पास कोई विशेष उत्तर तो है नहीं। डीएनए की बात कर रहे थे, आपको ध्यान है ना कि साहब डीएनए तो योगी जी ने बता दिया कि भाई वो डीएनए मैच हो गया है, और इनका जो डीएनए है वो सबको पता है। तो टीपू जी को कुछ और नहीं मिला, कहने लगे अरे आपको डीएनए का मतलब भी पता है क्या? तो मतलब पूरी तरह से पूरा दिन आज योगी के नाम रहा। और योगी लगातार इसी चीज पे देखिए दो तरह से एक यहाँ विधाएं चलती दिख रही हैं। एक तरफ से शीर्ष नेतृत्व है, संभल संभल के चल रहा है। वो बार बार ऐसा दिखता है, जो हालांकि उसकी एक रणनीतिक भी हो सकता है, लेकिन लोगों को अब योगी का जो अंदाज है वो अधिक पसंद आ रहा है। उसको ये लगने लगा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह वाला जो है, वो बिना किसी कारण के रक्षात्मक हो रहा है, और जनता जो है उनसे एक आक्रामक रुख चाहती है। वो मोदी को भी एक आक्रामक रूप में देखना चाहती है।
और मोदी चूँकि वो आक्रामक रुख नहीं दिखा रहे हैं, तो इससे उनकी जो एक हम कहें कि जो यूएसपी है, उसमें थोड़ा-सा क्षरण हो रहा है, ऐसा दिखता है। योगी का जहाँ तक प्रश्न है, योगी ने जब उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा था, आपको ध्यान है कि चुनाव के तुरंत बाद समीक्षा बैठकों के नाम पर और अमित शाह के जो खास मंत्री, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने दाएँ-बाएँ बैठाले थे, योगी जी के, उनके माध्यम से योगी जी को जब घेरने का प्रयास किया जा रहा था, तब भी योगी फ्रंट फुट पर लगातार बैटिंग करते रहे और कहा कि हमारी हार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुई है। और अंततः केंद्र को अपने पैर पीछे हटाने पड़े और बात तो यहाँ तक आई है कि भई अमित शाह को कड़ाई से कहा गया कि अब आप अपने ये सब बंद कीजिए और योगी को चलाने दीजिए जैसा वो चलाना चाहते हैं। एक हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया योगी को साइडलाइन करके, अब योगी के हाथ में सब कुछ सौंप के देख लोगे, देखें बाई इलेक्शन के क्या परिणाम आते हैं। अब बाई इलेक्शन पूरी तरह से जब योगी जी के हाथ में आया तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से और किस तत्परता से, किस फुर्ती से, किस मेहनत से योगी जी जो हैं वो 10 की 10 सीटें निकालने में लगे। अब तो जो लोग ये कह रहे थे कि साहब की मिल्कीपुर इतनी मुश्किल सीट है कि किसी भी तरह से नहीं निकल सकती, वो तो ये भी कहने लगे कि भैया करहल तक जो है वो दिक्कत में आ रही। और अखिलेश भी नर्वस होना आरंभ हो गए। यही आपने अखिलेश के जो व्यवहार में आज है वो देखा और ये अभी अब आगे और चलेगा। और ये भी है कि भई जो एग्रेशन है योगी जी का वो कंट्रोल्ड एग्रेशन है। वो कभी भी असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करते जो कि अखिलेश कई बार कर जाते हैं। एक और जो बड़ा समाचार है, वो ये है कि ये जो योगी जी कर रहे हैं, योगी जी को आरएसएस का पूर्ण आशीर्वाद मिल चुका है और यहाँ तक बात हो चुकी है कि अब 2029 में योगी जी को ही चेहरा बनाया जाएगा क्योंकि जो यूथ है, वो योगी जी के साथ ही अधिक सहज अनुभव कर रहा है। जो भी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोर वोटर को थोड़ा-सा नकारते हुए या कोर वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए नए वोटर को जोड़ने का प्रयास किया, उसमें वो असफल रहे। उनका कोर वोटर जो है, वो उनको कम से कम 25% वोट तो देता ही है, बाकी इंक्रीमेंटल वोट है। तो उस 25% में से इस बार क्षरण हुआ कई स्थानों पर। मैं जानता हूँ चूँकि हम विश्लेषण करते हैं, चुनावी विश्लेषण भी हमारा एक एक्सपर्टीज़ है। उसमें हमने देखा कि जो भी क्षरण हुआ उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में विशेषकर से जो उत्तर भारतीय जो प्रदेश हैं, वो भाजपा के कोर वोटर की उदासीनता के कारण हुआ। कोर वोटर की उदासीनता के कारण। यद्यपि भाजपा जो है वो शीर्ष नेतृत्व विशेषकर नड्डा जी हमारे जो हैं उसमें कुछ और ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ और ही फीडबैक दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। जो भी क्षरण हुआ है वो कोर वोटर के कारण हुआ है। ये मानना कि सारे के सारे साइलोज़ में वोट देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश में आप ये जान लीजिए कि ब्राह्मण ठाकुर जो है अपने साथ भी बहुत सारा वोट लाते हैं दूसरी जातियों का। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पक्की बात है और राजस्थान में भी यही स्थिति है, कई स्थानों पर। राजस्थान में तो मुझे ध्यान है कि जिस प्रकार से कुछ मेघराज सिंह इत्यादि पर ईडी की रेड इत्यादि डलवाई गई 2 दिन पहले चुनाव के, उसके कारण जो राजपूत वर्ग है वो अत्यंत रुष्ट हो गया और उनके कारण कई सीटों का लॉस हुआ। बाद में इन्होंने सेकंड फेज़ में थोड़ा-सा रिकवर कर लिया, नहीं तो स्थिति तो बहुत ही खराब थी। पहले फेज़ की जो 13 सीटें गई थीं, उसमें से केवल 4 सीटें मिली भाजपा को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले 3 फेज़ में जो 31 सीटें गई थीं, उसमें से भाजपा ने 21 सीटें जीती। लेकिन बाकी का जो फेज़ गया 49 सीटों का, उसमें से 12 ही सीटें मिली। तो ये वो फेज़ था, जो बाकी के 4 जो फेज़ थे, ये वो फेज़ था जिसमें ये कह दिया गया था केजरीवाल द्वारा कि योगी को हटा देंगे और इसका खंडन कतई नहीं किया गया। खंडन कब किया गया? अंतिम दिन, चुनाव समाप्त होने के बाद नड्डा जी का ये मैसेज आया कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई नड्डा जी पहले जाग जाते। अब
बात और भी चल रही है कि भाई अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। जो अगला अध्यक्ष बनेगा उसके लिए भी ये है कि भाई अगला अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सबसे मिलके चल सके और जो अमित शाह की एक रबर स्टैंप ना हो। जी, ये भी आरएसएस ने ये कहा है कि वो आरएसएस से संपर्क बना के चल सके, जो अमित शाह जैसा उनका रबर स्टैंप ना हो और अमित शाह के कहने पर आरएसएस को इग्नोर ना करे। आरएसएस के साथ अमित शाह के संबंध मधुर नहीं है, ये सब जानते हैं। तो आगे आने वाला समय योगी जी का है, तो योगी जी के व्यवहार में भी परिलक्षित हो रहा है। योगी जी को जो सपोर्ट दे दी गई है आरएसएस द्वारा और ऊपर मोदी जी के द्वारा भी उनको एक सिग्नल दे दिया गया है कि आप अपने हिसाब से काम करिए, वो अब पूरी तरह से ग्राउंड पर दिख रहा है। और यही एक रास्ता है जो एक ऊहापोह दिखाई पड़ रही है, ऊपर निर्णय जो लिए जा रहे हैं उसमें, उसको भी इसी प्रकार की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ टैकल किया जाएगा। तो आपको राहुल गांधी जो है वो 10 दिन के अंदर-अंदर भागते दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ, देश का अगला नेतृत्व योगी ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।